हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। आज क्लास 11th का 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास को हम सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बुक है। इस बुक के हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे, है ना, देखिए मैं बैलेंस कर लिया, ठीक, ये बैलेंस हो गई बुक। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से देखिए, हर जगह पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे बैलेंस कर लिया। दिस बैलेंसिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है, किसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वह पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बनी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन? अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड पर भी बात करेंगे, फिलहाल हम इनसाइड पर फोकस करेंगे। अ पॉइंट इनसाइड ऑफ अ बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी टू बी कंसीडर्ड। जैसे हमने इस बुक का एग्जांपल देखा, इस बुक के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमने इस बुक को बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। ये जो बैलेंसिंग पॉइंट आया, इस बैलेंसिंग पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ मास, है ना, टू बी कंसीडर्ड, एंड इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे ये बुक यहां पर है, अभी फिलहाल इस पोजीशन पर है, ये बुक यहां चली गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, हो गई ना चेंज। बस ये जो पोजीशन चेंज हो गई, ये बुक यहां से यहां पर गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर ये बुक इसी पॉइंट पर ऐसे रोटेट करना शुरू कर दे, या किसी भी तरीके से ऐसे रोटेट कर जाए, तो क्या ये बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो गई? नहीं हुई। इससे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। देखिए समझिए, ये पेन है, इस पेन को ऐसे चलाया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर ये पॉइंट, ये पेन ऐसे रोटेट करने लगे, आप देखिए यहां पर लूसिड लिखा है, ये वापस से घूमकर इधर आ गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आ गया? तो जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेती है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरे टाइप का मोशन मैंने क्या बताया? मतलब ये बॉडी इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे घूमना शुरू कर दे, किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे घूमना शुरू कर दे, है ना, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन हो गया, और ये ट्रांसलेटरी मोशन। अब आपको ट्रांसलेटरी मोशन पहले भी हमने पढ़ा है ना। ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या? दोनों में फर्क तो समझ में आ गया। ट्रांसलेटरी मोशन को, पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मास पॉइंट। तो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए देखते हैं। यानी हम देखते हैं क्वांटिटीज एसोसिएट विथ ट्रांसलेटरी मोशन। यानी ट्रांसलेटरी मोशन से एसोसिएट होने वाली कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है? पहली क्वांटिटी, सबसे पहली क्वांटिटी होती है उसकी पोजीशन। नंबर 1 पोजीशन। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलकर यहां तक आया,
हर पॉइंट पर हम उसकी पोजीशन को शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये पोजीशन इज द फर्स्ट क्वांटिटी, है ना। सेकेंड क्वांटिटी क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट भी आप यहां लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या रहेगा पोजीशन के बाद? वेलोसिटी। भाई उसकी वेलोसिटी क्या है? जो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है उसमें ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होगी ना, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी के बाद तीसरा क्या रहेगा? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन क्या है उसका? चौथा रहेगा कि उसके अंदर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम। ये सब लीनियर क्वांटिटीज है ना, लीनियर मोमेंटम। फिफ्थ रहेगा फोर्स। ये जो सारी क्वांटिटीज है, जो मिनिमम इतनी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास? ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड इन सभी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मतलब है रिप्रेजेंट करेगा? मतलब रिप्रेजेंट करने से मतलब यह है कि अगर आप पूरी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, देखें। लेकिन अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट को देखें तो भी सही होगा। देखिए समझे, ये कार है या एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलकर यहां तक आया। देखो ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट कहां पर आ गया? ए डैश पर आया। ये बी पॉइंट मान लो और ये बी पॉइंट मानो तो बी डैश तक आया। ये सी पॉइंट सी डैश तक आया। क्या सबका डिस्प्लेसमेंट यानी ए और ए डैश का डिस्प्लेसमेंट देखें, बी से बी डैश तक का डिस्प्लेसमेंट, सी और सी डैश का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या नहीं होगा? बस मेरा भी कहना यही है कि इस पूरी बॉडी में एक ऐसा मास पॉइंट कंसीडर करो कि जो रिप्रेजेंट कर दे किसको? पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, यानी उसके पूरे मास को रिप्रेजेंट करे, साथ ही साथ इन सभी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करें। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पर यानी कुछ डिस्टेंस x1 पर पहला पार्टिकल रखा है जिसका मास m1 है, ये दूसरा पार्टिकल रखा है जिसका मास m2 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? x2 है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं और बाद में इसे 3D में ले जाऊंगा, पहले 2D में समझ लीजिए। ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब मान लीजिए ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे उठ के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। जब ये मूवमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसमें अगर मैं इस तरह से लिखूं कि मोमेंटम है ना, किसका मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। अभी तो देखा हमने कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम पूरी बॉडी के मोमेंटम के बराबर होता है। तो mvcm इज इक्वल टू कितना आएगा? इस पूरी बॉडी में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, यही आएगा। आप देखिए यही होगा। अगर ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए यहां पर आएगा m1 प्लस m2। vcm को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मान लीजिए यहां कहीं पर बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास लोकेट करता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी, है ना, बीच से मतलब सेंटर नहीं है। तो यहां पर अगर लोकेट करता है तो इससे हम कंसीडर कर लेते हैं x, तो यहां क्या आएगा? dx बाई dt। व्हाट इज x? x इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, x cm लिख लेते हैं इसको। इक्वल में क्या आएगा? m1 v1 की जगह लिखेंगे dx1 बाई dt प्लस m2, नेक्स्ट लाइन में लिखे dx2 बाई dt। अब m1 प्लस m2 को अपॉन में ले जाइए तो d बाई dt x cm इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए ये m1 तो अंदर जा सकता है ना, अरे भाई m1 क्या है?
मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। ये दोनों तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, जब फिक्स्ड वैल्यू है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी m1x1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को अंदर लिखो बाहर लिखो क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस d बाई डी टी ऑफ m2x2। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, ये वाले जो दो पॉइंट है, आपने एक रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, जिसने नहीं पढ़ा आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। एक रूल पढ़ा था हमने एडिशन, दो फंक्शन के एडिशन के लिए। क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे ही लिखते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहां से क्या आएगा, डी बाई डी टी एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m1 प्लस m2 एज इट इज। ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ m1x1 प्लस m2x2। जैसे यहां पर हम कांस्टेंट टर्म को अंदर ले गए थे, यहां भी कांस्टेंट टर्म को अंदर ले गए थे, अब क्या इस कांस्टेंट टर्म को अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। then d by dt of xcm is equal to d by dt of m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। सिंपल। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूं, काटना नहीं है d by dt को, इंटीग्रेशन करते हैं, सिर्फ मन में सोचना है। xcm देखो अंदर वाली क्वांटिटी को कंपेयर कर लो, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया। xcm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। फिर से समझ लेते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लीनियर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। क्लियर, ये हमने कैलकुलेट किया। तो कैपिटल M क्या है, सेंटर ऑफ मास पर हम क्या मानते हैं, पूरी बॉडी के मास को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करके पूरा लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए xcm इज इक्वल टू कितना आया, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल सिस्टम। ओके, अगर मान लीजिए दो पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट है, ये a पॉइंट है। दूसरा मास है m2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। बताइए इस कंडीशन में इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा। xcm तो ऐसे लिखेंगे जो लिखा है, ycm भी इसी तरीके से लिख दीजिए, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। zcm क्या लिखेंगे, m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए ये है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने की प्रोसीजर। ये फॉर्मूला तक पहुंचना था, ये फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है, नहीं याद रखना है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब हम इसके लगाएंगे प्रॉब्लम्स। चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, two bodies of masses 1 kilogram and 2 kilogram are lying in xy plane at -1 2 and 2 4। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये पार्टिकल 1 किलोग्राम है, -1 2 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये 2 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2 4 है रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फटाफट उड़ा दीजिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए xcm इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब x कोऑर्डिनेट कितना निकला, m1, फॉर्मूला आपके पास में m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। m1 कितना दे रखा है, m1 है 1 किलोग्राम, -1 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो -1 प्लस 4 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1, जो भी यूनिट होगी, अभी फिलहाल यूनिट नहीं दे रखी है तो 1 यूनिट। क्लियर। सिमिलरली ycm इज इक्वल टू
कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ये 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट। तो YCM इज इक्वल टू 10/3 यूनिट, यानी कोऑर्डिनेट बना 1 10/3, यानी ऑप्शन A is correct. Now our next question is, in carbon monoxide molecules, the carbon and the oxygen atoms are separated by a distance 1.2 multiply 10 power minus 10 meter. The distance of the center of mass from the carbon atom is, अब आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से एक टिक करना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाए, सुनिए, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन से डिस्टेंस पूछिए, फ्रॉम द कार्बन, है ना, तो कार्बन को क्या मान लेंगे हम, ओरिजिन मान लेंगे। इसका मतलब इस, और इसे एक्स एक्सिस पर ही कंसीडर कर लो, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है ना, ठीक है। तो ये कार्बन, ये ओरिजिन अगर है तो यहां पर क्या लिखेंगे 0 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, देखो कार्बन से इसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है ऑक्सीजन की 1.2 एंगस्ट्रॉम, हम एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं, ये डिस्टेंस दे रखी है यानी 1.2 एंगस्ट्रॉम 0, और यहां 0 0 दे रखा है। अब एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 0 दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, फिर से आंसर आ जाएगा। कार्बन का मास m1 कंसीडर कर लेते हैं, m1 कितना होता है 12, है ना, और इसका मास कितना रहेगा m2 16, है ना, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना शुरू करूं तो क्या आएगा आंसर, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है या पॉइंट निकालना है। XCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। XCM इज इक्वल टू m1 कितना दे रखा है 12, लेकिन इसका मल्टीप्लाई C1 x1 में होगा, मतलब 0, छोड़ दीजिए उसे। m2 कितना है 16, 16 मल्टीप्लाई 1.2 एंगस्ट्रॉम में, मतलब 10 पावर माइनस 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, मतलब इन दोनों के मास को ऐड कर दीजिए, तो 12 प्लस 16। अब इसे और आसानी से सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 28। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आएगा, इसका आंसर आएगा 0.69 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम, ठीक है, यही पूछा गया था। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी थी कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर पूरी बॉडी, हमने कहा ना कि सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करता है किसे, उसके ट्रांसलेटरी मोशन को, तो अब अगर मोशन को रिप्रेजेंट करता है तो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 पार्टिकल है, या अब 2 पार्टिकल की बात नहीं करते, पहले हाँ 2 पार्टिकल की बात नहीं करते, बहुत सारे पार्टिकल्स आपके पास में, इन पार्टिकल्स से मिलकर ये पूरा सिस्टम बना है। इन सभी पार्टिकल्स की अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी हो सकती है, और इस पूरे सिस्टम की अपनी एक वेलोसिटी है v। इस v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। तो VCM कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस एज सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एज सो ऑन। इससे कैलकुलेट होगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मतलब पूरे सिस्टम की वेलोसिटी। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो VCM इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। अगर मान लीजिए आपके पास में पार्टिकल्स कितने हैं, I है, तो VI डिवाइडेड बाय समेशन I इक्वल टू 1 to n mi। दिस इज द वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कितना होगा, ACM इज इक्वल टू m1 a1
प्लस m2 a2 प्लस एज सो ऑन प्लस mn an, अगर n पार्टिकल्स है तो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एज सो ऑन प्लस mn। क्लियर? ये हमारे पास में फॉर्मूला बना किसके लिए? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, F1 प्लस F2 प्लस एज सो ऑन प्लस Fn, अगर n पार्टिकल्स है तो। अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, one of them is at rest and the other has an acceleration vector a. The center of mass has an acceleration. आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, जबकि दो पार्टिकल है, एक रेस्ट में है, रेस्ट में इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो है ना, और दूसरा पार्टिकल कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा है, मतलब इस पार्टिकल का मास है, इस पार्टिकल का मास है, सेकंड पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में, कंसीडर कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा, ACM इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई 0 प्लस m2 एक्सेलरेशन रहेगा a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बट हियर m1 एंड m2 आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तो ये तो जीरो हो गया, ये m a वेक्टर है डिवाइडेड बाय 2m, m सेम मर गया, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन प्रोजेक्टाइल मूविंग विथ वेलोसिटी वेक्टर v in space gets burst into two parts of masses in the ratio 1:3, है ना। The smaller part becomes stationary, मतलब स्मॉलर पार्ट रेस्ट में आ गया। What is the velocity of the other part? चार ऑप्शन दे रखे, उनमें से एक टिक लगाना है। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल m है, ये v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में चल रहा था, अचानक से ये बर्स्ट हुआ दो पार्ट में। रेशो क्या बनाना है? 1:3 रेशो बनेगा, इसका मतलब m का 1/4 पहला वाला रहेगा और 3m/4 सेकंड वाला रहेगा। रेशो देखेंगे तो कितना आएगा? 1:3 आएगा ना, 4 से 4 कटेगा, m से m कटेगा, 1:3 आ रहा है। देखो, इस रेशो के साथ ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्ट है, ये रेस्ट में आ गया, मतलब v1 becomes 0 and v2 becomes v2 we have to calculate. Okay, so apply law of conservation of linear momentum. mass इसका मोमेंटम बिफोर स्प्लिटिंग या बिफोर बस्टिंग जो मोमेंटम रहेगा, आफ्टर बस्टिंग भी मोमेंटम वही रहेगा। m डॉट v इज इक्वल टू कितना आएगा? m/4 मल्टीप्लाई 0, देखो ये तो रेस्ट में आ गया ना, और ये वाला कितना रहेगा? प्लस 3m/4 मल्टीप्लाई v2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो 0 हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया, ये m और ये m कैंसिल, 4 इधर ले आइए, 3 अपॉन में ले आइए, तो 4v डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू v2। यानी जो बड़ा वाला मास रहेगा वो C ऑप्शन सही है, 4v डिवाइडेड बाय 3 वेलोसिटी से मूवमेंट करेगा। C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।